Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Indian geography from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. हाँ, और आज का ये डीप डाइव यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम इंडियन ज्योग्राफी के उस सेक्शन को कवर कर रहे हैं जिसमें फैक्चुअल डेटा, लोकेशंस और कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत हैवी मिक्स होता है। राइट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। हाँ, तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारे पहले मेजर सेगमेंट से, जो कि है रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अगर मैं डेटा को देखूं तो इंडिया के पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, सेकंड लार्जेस्ट, यस। जो कि लगभग 66.71 लाख किलोमीटर्स का है। 66.71 लाख किलोमीटर्स, ये नंबर अपने आप में बहुत मैसिव है। मैसिव तो है, लेकिन अगर हम इस 66.71 लाख किलोमीटर्स के फिगर को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। राइट, क्लासिफिकेशन के हिसाब से। हाँ, इसमें जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी टोटल लेंथ सिर्फ 1,46,145 किलोमीटर्स हैं। 1,46,145। ओके, फिर आते हैं स्टेट हाईवेज, जो कि लगभग 1,79,535 किलोमीटर्स हैं। मतलब स्टेट हाईवेज नेशनल हाईवेज से थोड़े ज्यादा हैं। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे बड़ा चंक है ना, वो है अदर रोड्स का, जो बचे हुए 63,45,403 किलोमीटर्स को कवर करता है। वाओ, 63 लाख किलोमीटर सिर्फ अदर रोड्स। हाँ, इसमें रूरल और डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं। तो ये डेटा दिखाता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोड्स पर कितना हेवीली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट सोर्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट है कि हमारा रोड ट्रांसपोर्ट लगभग 87% पैसेंजर ट्रैफिक कैरी करता है। 87%? दैट इज ह्यूज। और सिर्फ पैसेंजर ही नहीं, 60% से ज्यादा फ्रेट यानी गुड्स का मूवमेंट भी रोड्स के थ्रू ही होता है। और इसी हैवी रिलायंस के कारण इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की बहुत जरूरत होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है। ऑटोमेटिक रूट के अंडर, राइट? एग्जैक्टली, 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट या आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ मैगजीन में स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है वो है रोड डेंसिटी। हाँ, रोड डेंसिटी। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। सही कहा, लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये डेंसिटी इंडिया में हाईली अनइवन है। प्लेन्स में ज्यादा होगी, माउंटेन्स में कम होगी। राइट, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया की तरफ। चलिए। तो इसमें पहली हेडिंग नेशनल हाईवेज की है, और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है। क्या है वो? ये कि नेशनल हाईवेज देश के टोटल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये इंटायर कंट्री का 40% से ज्यादा ट्रैफिक कैरी करते हैं। सिर्फ 2% लेंथ और 40% ट्रैफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। और इन नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, थ्रू एनएचएआई। राइट। और एक बेसिक बट एसेंशियल फैक्ट ये भी है कि देश का सबसे लंबा हाईवे NH44 है, जो श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाता है। बिल्कुल, और हाईवेज नेटवर्क का एक और बहुत मेजर कंपोनेंट है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवेज। हाँ, यस, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। ये बेसिकली एक 6 लेन सुपर हाईवेज का नेटवर्क है जो हमारी चारों मेगा सिटीज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में कनेक्ट करता है। इसका प्राइमरी गोल यही है कि इन मेगा सिटीज के बीच का टाइम और डिस्टेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो। उसके बाद मैगजीन में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स का जिक्र है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। हाँ, तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करता है, और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो असम के सिलचर से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। राइट। और सोर्स में जो रोड्स इन इंडिया का मैप दिया है ना, उसमें इन कॉरिडोर्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लियरली मार्क किया गया है। तो एस्पिरेंट्स को उस मैप को जरूर स्टडी करना चाहिए। डेफिनेटली, मैप रीडिंग क्रूशियल है यहाँ। इसके बाद एक NHI बॉक्स दिया गया है। NHI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है, और इसे 1995 में ऑपरेशनलाइज किया गया था। करेक्ट। नेशनल हाईवेज के बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टेट हाईवेज। इनका काम है स्टेट कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और इंपॉर्टेंट टाउन से लिंक करना। और इनकी लेंथ कितनी है? टोटल रोड लेंथ का सिर्फ 4%, और इनकी मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर होती है। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो कि 14% है। हाँ, 14%, और इनकी देखरेख जिला परिषद करती है। ये रोड्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बाकी इंपॉर्टेंट एरिया से जोड़ते हैं। और फाइनली रूरल रोड्स, जो कि टोटल लेंथ का एक मैसिव 80% है। ये मेनली रूरल एरियाज और विलेजेस को आसपास के टाउन से कनेक्ट करते हैं। राइट। अब यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल बॉक्सेस दिए गए हैं उड़ान मैगजीन में। हाँ, पहला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1960 में हुई थी, और क्योंकि इनका काम बॉर्डर्स के अलोंग स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाना है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। ये क्लियर डिस्टिंक्शन याद रखना जरूरी है। NHAI मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर है, बट BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। सही पॉइंट है। और दूसरा बॉक्स भारतमाला परियोजना के बारे में है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव फ्रेट और पैसेंजर मूवमेंट की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना है। इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और फीडर रूट्स जैसे कंपोनेंट शामिल हैं, राइट? बिल्कुल।
ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सीमलेस नेटवर्क में बदलने का एक मैसिव एफर्ट है। इसके ठीक बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग PW+ बॉक्स दिया गया है। इसे इंडियाज प्लास्टिक रोड ट्विस्ट का नाम दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया इनोवेशन है। डेफिनेटली ये बेसिकली एक आयरनी है कि कैसे वेस्ट प्लास्टिक को रोड्स में यूज किया जा रहा है। NHAI वेस्ट प्लास्टिक मिक्स्ड बिट्रुमेन का इस्तेमाल कर रही है अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में, जो कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बहुत साउंड डिसीजन है। ये प्लास्टिक मिक्स ट्रैश हमारे रोड्स को मॉनसून वाटर डैमेज और एक्सट्रीम हीट से प्रैक्टिकली बचा लेता है। यानी कचरा अब एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एग्जैक्टली। तो रोड ट्रांसपोर्ट कवर करने के बाद अब आते हैं रेलवेज इन इंडिया पर। रेलवेज की हिस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1853 में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच शुरू हुई थी। और वहां से लेकर आज तक हम दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम बन चुके हैं। 4th लार्जेस्ट, US, रशिया और चाइना के बाद। सही। और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ रखने के लिए इस पूरे नेटवर्क को 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नॉर्दर्न जोन सबसे लार्जेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सबसे स्मॉलेस्ट है। राइट। और जैसे रोड्स में 100% FDI था, वैसे ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 100% FDI अलाउड है। एक और टेक्निकल चीज यहाँ मेंशन है, ट्रैक विथ क्लासिफिकेशन। हाँ, गेजेस ये 3 तरह के होते हैं। पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज और तीसरा नैरो गेज। नैरो गेज जनरली हिली एरियाज में देखा जाता है। बिल्कुल, हिली टेरेन्स और हेरिटेज रूट्स पर। और जब हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो इंडियन रेलवेज में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। हाँ, पहली है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे 2004 में ये स्टेटस मिला, और दूसरी साइट एक सिंगल स्टेशन नहीं बल्कि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया का एक क्लस्टर है, जिसमें 3 लाइंस शामिल हैं। एग्जैक्टली। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे 1999 में रिकॉग्निशन मिला, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में और कालका शिमला रेलवे 2008 में। ये हिस्टोरिकल डिटेल्स हो गई। अब मैगजीन का नेक्स्ट सब टॉपिक है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी DFCs का मेंशन है। ये बहुत क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें 2 स्पेसिफिक कॉरिडोर्स को हाईलाइट किया गया है। मैं पहले वाले को एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज। पहला है ईस्टर्न DFC। ये पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के दंकुनी तक जाता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। राइट। फिर आता है वेस्टर्न DFC। ये उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है। इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA फंड कर रही है। ये फंडिंग एजेंसीज पर क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक बॉक्स आइटम है डायमंड क्वाड्रिलैटरल का। जैसे रोड्स में गोल्डन क्वाड्रिलैटरल था। एग्जैक्टली। ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रोजेक्ट है, एकदम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स के लिए। उसके अलावा यहाँ एक टेबल भी दी गई है जिसका हेडिंग है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे लाइंस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 4 मेजर इंटरनेशनल लाइंस हैं। हाँ, मैं लिस्ट रीड कर देती हूँ। पहली है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दूसरी है ट्रांस कैनेडियन, तीसरी ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल और चौथी ओरिएंट एक्सप्रेस। इनके रूट्स भी क्लियरली मैप पर विजुअलाइज करने चाहिए। जैसे ट्रांस साइबेरियन रशिया के दोनों एंड्स को जोड़ती है और ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है। अगर आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। तो चलिए अब अगले सेगमेंट पर मूव करते हैं, पाइपलाइंस इन इंडिया। पाइपलाइंस का प्राइमरीली यूज लिक्विड्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। इनका एक बेसिक इकोनॉमिक फीचर ये है कि इनकी इनिशियल कॉस्ट यानी सेटअप कॉस्ट तो हाई होती है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इनकी रनिंग कॉस्ट्स मिनिमल हो जाती हैं। और मैगजीन में ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क सीक्वेंस में समझाए गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, या आसाम के नाहरकटिया से शुरू होकर बिहार के बरौनी तक आती है। और दूसरा नेटवर्क? दूसरा है गुजरात के सलाया से लेकर पंजाब के जलंधर तक। राइट। और तीसरा है फेमस हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ पाइपलाइन, जिसे गेल ने 1986 में स्टार्ट किया था। बिल्कुल। और यहाँ पर गेल और OIL से जुड़ा एक इंस्टीट्यूशन बॉक्स भी है। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में एस्टैब्लिश हुई थी और OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। सही। अब शिफ्ट करते हैं WATRT ट्रांसपोर्ट की तरफ। वाटर ट्रांसपोर्ट को जनरली हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, ओशियानिक वाटरवेज और इनलैंड वाटरवेज। पहले ओशियानिक वाटरवेज को देखते हैं। इंडिया की कोस्टलाइन रफली 7,517 किलोमीटर्स की है। 7,517? राइट। और इस कोस्टलाइन पर हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आते हैं, और 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स हैं जिन्हें स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। ट्रेड वाइज इनका क्या सिग्निफिकेंस है? वॉल्यूम के हिसाब से 95% फॉरेन ट्रेड और वैल्यू के हिसाब से 70% फॉरेन ट्रेड ओशन रूट से ही होता है। वाओ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नॉन मेजर पोर्ट्स है। यहाँ भी 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट अलाउड है। बिल्कुल। अब मैगजीन टाइप्स ऑफ पोर्ट्स पर फोकस करती है। इन्हें 2 पैरामीटर्स पर क्लासिफाई किया गया है। पहला है लोकेशन के आधार पर। इसमें इनलैंड पोर्ट्स आते हैं जैसे कोलकाता पोर्ट, जो समुद्र से दूर एक नदी पर लोकेटेड है, और दूसरे हैं आउट पोर्ट्स जो डीप वाटर में बनाए जाते हैं बड़े शिप्स के लिए। दूसरा क्लासिफिकेशन है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के आधार पर। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। हाँ, सबसे पहले ऑयल पोर्ट्स जो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। हाँ। उसके बाद पोर्ट्स ऑफ कॉल जो शिप्स के रिफ्यूलिंग के लिए होते हैं। फिर पैकेट स्टेशंस जिन्हें फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं,
और एनरी पोर्ट पोर्ट्स जैसे सिंगापुर, जो इंटरनेशनल ट्रेड के री एक्सपोर्ट हब्स होते हैं। और फाइनली नेवल पोर्ट्स, जो नेवी की शिप्स के लिए रिजर्व होते हैं। अब सोर्स टेक्स्ट सीधा मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया के लिस्ट पर आता है। इसे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में डिवाइड किया गया है। तो ईस्टर्न कोस्ट से सीक्वेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले है चेन्नई पोर्ट, उसके बाद है एन्नोर पोर्ट, जिसे कामराजा पोर्ट भी कहते हैं। ये यूपीएससी 2023 का टॉपिक था क्योंकि ये इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेटिस्ट पोर्ट है। फिर आता है टूटीकोरिन यानी वीओसी पोर्ट। उसके बाद है कोलकाता यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। उसके बाद ओडिशा में पारादीप पोर्ट, जो देश का डीपेस्ट हार्बर है। और ईस्टर्न कोस्ट पर लास्ट है विशाखापट्टनम, जो एक लैंडलॉक्ड हार्बर है। अब वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो सीक्वेंस में सबसे पहले है कोची पोर्ट, जिसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। फिर गुजरात में कांडला या दीनदयाल पोर्ट, जिसकी लार्जेस्ट कार्गो कैपेसिटी है। उसके बाद मुंद्रा पोर्ट, ये भी यूपीएससी 2023 में आया था क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। फिर आते हैं मैंगलोर और मोर्मुगांव पोर्ट्स। फिर मुंबई पोर्ट, जो देश का बिगेस्ट हार्बर है। और लास्ट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT या नहावा शेवा। ये स्ट्रिक्टली लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ये भी यूपीएससी 2023 का पार्ट था और ये फर्स्ट ऑपरेशनल पोर्ट बेस्ड मल्टी प्रोडक्ट SEG भी है। सी पोर्ट्स के बाद मैगजीन का नेक्स्ट टॉपिक इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया है। इंडिया में लगभग 14,500 किलोमीटर्स के नेविगेबल वाटरवेज हैं। इनको मैनेज करने के लिए 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWI बनाई गई थी। और देश में ऑफिशियली 111 नेशनल वाटरवेज हैं। टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम सीक्वेंशली देखें तो नेशनल वाटरवे 1 यानी NW1 गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम पर है। NW2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। NW3 वेस्ट कोस्ट कैनाल पर लोकेटेड है। NW4 कृष्णा, गोदावरी रिवर्स के नेटवर्क पर है। और NW5 ईस्ट कोस्ट कैनाल पर है। इस टेबल के बाद डिस्कशन का आखिरी कंपोनेंट एक और PW+ बॉक्स है, जिसका टाइटल है इंडियाज फार्मास्यूटिकल माइग्रेशन पैराडॉक्स। ये कॉन्सेप्ट काफी थॉट प्रोवोकिंग है। हाँ, ये एक सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न रेज करता है। बेसिकली इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे टैक्स इंसेंटिव्स की वजह से बड़ी फार्मा यूनिट्स गुजरात और महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर बद्दी हिमाचल प्रदेश में चली गई, जो कि हिमालयन फुटहिल्स में आता है। एग्जैक्टली। और इस शिफ्ट के कारण उन फ्रैजाइल माउंटेन इकोसिस्टम्स में अचानक से एक मैसिव अर्बन स्प्रॉल आ गया। पहाड़ों में अचानक इतना हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वहां के बैलेंस को नुकसान पहुंचा रहा है। यही आयरनी है, एक तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है लेकिन दूसरी तरफ इकोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इस हेडिंग के अंडर एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटली 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। ये पूरा इनिशिएटिव नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम का पार्ट है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, ओके। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे एक साथ नहीं बल्कि एक फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। राइट, फेज्ड मैनर में। इसके बाद टेक्स्ट में फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है। ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स प्रोवाइड करती है और ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट के थ्रू होता है, जिसे हम शॉर्ट में NICDIT कहते हैं। NICDIT। और ये फंड्स किस फॉर्मेट में दिए जाते हैं? ये फंड्स बेसिकली इक्विटी या डेट के फॉर्म में दिए जाते हैं। इक्विटी या डेट, ऑलराइट। फिर यूसेज ऑफ फंड्स के बारे में क्या डिटेल्स है? इन फंड्स का प्राइमरीली यूज होता है इंडस्ट्रियल नोड्स या रीजन्स में वर्ल्ड क्लास ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। वर्ल्ड क्लास ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जैक्टली। मतलब एकदम फाउंडेशनल लेवल का रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। रोल ऑफ स्टेट्स के अंडर क्लियर मेंशन है कि स्टेट्स की रिस्पांसिबिलिटी है कंटिजुअस और इनकम्बरेंस फ्री लैंड पार्सल्स अवेलेबल कराना। कंटिजुअस मतलब बिल्कुल लगातार जुड़ी हुई जमीन, और इनकम्बरेंस फ्री मतलब विवाद रहित, जिस पर कोई लीगल इशू ना हो। समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, जो है फॉलोइंग आर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। और इसके नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब हेडिंग दी गई है, ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। हाँ, ये टर्मिनोलॉजी बहुत विजनरी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP के अंडर 12 न्यू प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। 12 न्यू प्रोजेक्ट्स, और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका इन्वेस्टमेंट एंड स्कोप क्या है? इसमें 28,602 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट है। इसका एम है 10 स्टेट्स के अक्रॉस 6 की कॉरिडोर्स के अलोंग इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करना। 28,602 crores, 10 states, 6 की कॉरिडोर्स। ये नंबर्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीडरशिप एंड गोल्स के बारे में क्या कहा गया है? ये प्रोग्राम डायरेक्टली चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी है और इसके 3 मेन गोल्स हैं। पहला, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा, ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा, एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। बिल्कुल, सपोर्ट बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट मेजर सेक्शन पर मूव करते हैं। हेडिंग है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। यहाँ सोर्स में एक पूरी टेबल दी गई है, हम इसे बिना सीक्वेंस ब्रेक किए डिस्कस करेंगे। हाँ, हर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नेम, रूट लिंकेज, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज और ट्रांसपोर्ट मोड्स कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट 1 है BCIM-EC यानी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका रूट है कोलकाता इंडिया से ढाका बांग्लादेश, फिर मंडले म्यांमार होते हुए कुनमिंग चाइना तक। राइट। तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हो गए बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार। और ट्रांसपोर्ट मोड्स में क्या है? ये मल्टी मॉडल है। इसमें रोड, रेल
और ट्रेड कॉरिडोर शामिल हैं। ओके, प्रोजेक्ट 2 है IMTTH, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। इसका रूट है मोरे इंडिया से मंडले म्यांमार होते हुए मेसॉट थाईलैंड तक। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, और मोड इसका स्ट्रिक्टली रोड नेटवर्क है। प्रोजेक्ट 3 है KMTTP, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। रूट देखिए, कोलकाता इंडिया से सिटवे पोर्ट म्यांमार, फिर पलेतवा से आइजॉल इंडिया। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज सिर्फ इंडिया और म्यांमार हैं, और ट्रांसपोर्ट मोड में वाटरवेज, रोड्स और रेलवेज तीनों इंटीग्रेटेड हैं। राइट। प्रोजेक्ट 4 है BBIN अग्रीमेंट। रूट लिंकेज में मेंशन है रोड लिंक्स बिटवीन की सिटीज इन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वही 4 हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। मोड इसका कंप्लीटली रोड नेटवर्क है। प्रोजेक्ट 5 बहुत मैसिव है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूट शुरू होता है मुंबई इंडिया से, बंदर अब्बास ईरान, फिर बाकू अजरबैजान, मॉस्को रशिया और यूरोपियन सिटीज तक। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और अदर्स शामिल हैं, और मोड अगेन मल्टी मॉडल है, रोड, रेल, वाटरवेज। प्रोजेक्ट 6 है एशगाबाद अग्रीमेंट। इसका रूट है इंडिया से ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज भी एग्जैक्टली यही हैं, इंडिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान। ट्रांसपोर्ट मोड इसका मल्टी मॉडल है, रोड, रेल। प्रोजेक्ट 7 है भूटान इंडिया फ्रेंडशिप हाईवे, ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट। रूट सिर्फ भूटान से इंडिया है, सिटीज नॉट स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं भूटान, इंडिया, और ध्यान दीजिए इसका मोड है डिजिटल कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट 8 भी सिमिलर है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। रूट है की सिटीज इन इंडिया से म्यांमार और थाईलैंड। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, और मोड है डिजिटल कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट 9 है TPAI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। रूट है मेरी तुर्कमेनिस्तान से हेरात अफगानिस्तान, क्वेटा पाकिस्तान, सिर्फ फाजिल्का इंडिया तक। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज वही 4 हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और ट्रांसपोर्ट मोड है गैस पाइपलाइन। अब प्रोजेक्ट 10 में फिर से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर यानी INST की डिटेल रो दी गई है। यहाँ ऑब्जेक्टिव है मेजर सिटीज के बीच ट्रेड कनेक्टिविटी इंक्रीज करना। हाँ, जैसे मुंबई, मॉस्को, तेहरान ईरान, बाकू अजरबैजान, बंदर अब्बास ईरान, अस्त्रखान, बंदर कंजाली ईरान एटसेट्रा। बिल्कुल, और करंट मेंबर्स की लिस्ट काफी एग्जॉस्टिव है। इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, अर्मीनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन। और एक खास पॉइंट, बल्गेरिया ऑब्जर्वर स्टेटस में है। राइट। फैक्ट्स की बात करें तो ये 7,200 किलोमीटर यानी 4,500 माइल लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें शिप, रेल और रोड रूट शामिल हैं। और इसका पर्पस है इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच फ्रेट मूव करना। एग्जैक्टली। लास्ट प्रोजेक्ट 11 है IMEEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। रूट है मुंबई इंडिया से दुबई UAE, रियाद सऊदी अरेबिया, हाइफा इजराइल और फिर यूरोपियन सिटीज। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप। मोड इसका मल्टी मॉडल है, रोड, रेल, वाटरवेज। टेबल के बाद टेक्स्ट, मैप एनालिसिस, इंटीग्रेशन पर फोकस करता है। हाँ, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC मैप डिटेल्स में क्लियरली है कि सी रूट इंडिया के मुंबई से जबल अली और अल गुवाइफिट UAE तक जाता है, और फिर रेल रूट शुरू होता है सऊदी अरेबिया के हराद, रियाद, अल हदीता से होते हुए इजराइल के हाइफा तक। वहां से फिर सी रूट होते हुए ग्रीस के पिरियस या यूरोप तक जाता है। राइट। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी NSTC मैप डिटेल्स भी हैं। इंडिया से सी रूट होते हुए ईरान, फिर कैस्पियन सी और अजरबैजान से होते हुए रशिया के मॉस्को और आगे NSTC रूट जाता है। और इन मैप्स में एक क्रूशियल मैप कीवर्ड है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैप में सुएज कनाल स्टैंडर्ड रूट को हाईलाइट किया गया है, जो ट्रेडिशनल सी रूट को रिप्रेजेंट करता है। जरा सोचिए, सुएज कनाल वाले ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड रूट के मुकाबले ये नए मल्टी मोडल कॉरिडोर्स जैसे IMEC और INSTC इंडिया के ग्लोबल सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स को कैसे पूरी तरह से रिडिफाइन कर सकते हैं, इसे जरूर एनालाइज कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही UPSC प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। UPSC सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।